है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 35, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युन छे बोलता है, फेन ज्वेचेन, तुम अपनी थोड़ी ताकत सांस लेने के लिए बचा लो। उस वक्त ब्लू विंड प्रोफाउंड पैलेस में तुम मेरे सामने टिक जाते थे, थोड़ा बहुत लाडी डीएच भी लेते थे, लेकिन अब तुम मेरे मैच नहीं हो। मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगा, सिर्फ तुम्हें। लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे तुम पर दया आई है, और ना ही इसलिए कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, बल्कि मेरी लिटिल आंट ने मुझसे खास तौर पर गुजारिश की थी कि तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। मैंने उससे वादा किया है, और अपनी लिटिल आंट से किया हुआ वादा मैं जरूर निभाता हूं। अब आगे फेन ज्यूचेन कहता है, युनचे, अगर तुझ में गट्स है तो मुझे मार। मुझे तेरे जैसे फींड से कोई दया या सिंपैथी नहीं चाहिए। वो जमीन को जोर से पकड़ लेता है, उंगलियों के बीच से खून बहने लगता है। उसकी आंखें युनचे को ऐसे घूर रही थीं जैसे आंखों ही आंखों से उसे चीर दे। युनचे कहता है, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी लिटिल आंट की रिक्वेस्ट की वजह से जिंदा छोड़ रहा हूं। लेकिन याद रखना, यह पहली और आखिरी बार है। अगर तुम कभी मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करोगे तो मैं अपने हाथ से तुम्हारी जान लूंगा। अगर तुम्हें बदला लेना है तो पावरफुल बनकर मेरे सामने आना। युनचे बिना एक और नजर डाले पलट जाता है और चला जाता है। जब फेन ज्वेचेन युनचे को दूर जाते देख रहा था, उसकी आंखें फट गईं। उसका थका हुआ बदन जोर से झिझोरने लगा। फेन ज्वेचेन चिल्लाता है, युनचे रुक, तू जा नहीं सकता। तू मेरी जान लेकर जाएगा। मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुझे राख बना दूंगा। मैं तुझे दुनिया के सारे दुख महसूस कराऊंगा। रुक जा, लौट। आह! चाहे जितना भी फेन ज्वेचेन चिल्लाया, युनचे के कदम बिल्कुल नहीं रुके और थोड़ी देर में वो उसकी नजर से गायब हो गया। फेन ज्वेचेन जमीन पर गिर जाता है, अपने खून से भरे हाथों से जली हुई राख को पकड़ता है और गम के साथ रोने लगता है। उसके पूरे दिमाग में सिर्फ युनचे का चेहरा दिख रहा था। फेन ज्वेचेन बोलता है, मैं रिवेंज लूंगा, मैं रिवेंज लूंगा। युनचे, मैं तुझे जरूर मार दूंगा। वो खड़ा होता है, जमीन की तरफ खाली आंखें लेकर चलने लगता है, जैसे एक मशीन बिना डायरेक्शन के जल चुकी धरती पर घूमता है, लाशों के बीच से गुजरता है। तभी उसके कान के पास एक हल्की सी कराह आती है। वो तुरंत गिर जाता है और तेजी से फेन यिजुए के पास दौड़ जाता है। फेन यिजुए के सीने में बड़ा सा खून से भरा सुराख था। अंदर के ऑर्गन्स तबाह हो गए थे, लेकिन वो अभी भी जिंदा था, अपने आखिरी सांस के लिए चिपका हुआ। फेन ज्वेचेन के पास गिरते ही उसने अपनी आंखें धीमी सी खोली। फेन ज्वेचेन कहता है, ग्रैंडपा, ग्रैंडपा। फेन यिजुए बहुत कमजोर आवाज में बोलता है, जेनर। उसने अपना हाथ उठाया, उंगलियों में एक पिच ब्लैक चाबी था जिसमें से ब्लैक मिस्ट निकल रही थी। फेन यिजुए कहता है, जेनर, यह चाबी तेरे एंसेस्टर्स की है। यह एक फॉरबिडन टैबू और एक खतरनाक सीक्रेट सील करता है। इस चाबी में एक मेमोरी इम्प्रिंट है। यह तुझे उस जगह गाइड करेगा जहां यह यूज हो सकता है। इस प्रोसेस में तू अपनी सोल खो देगा, लेकिन बर्निंग हेवन क्लैन को इस हाल में नहीं छोड़ना। तुम्हें रिवेंज लेना ही होगा। यह बोलते ही उसके हाथ से चाबी गिर जाती है और उसकी बॉडी से लाइफ चली जाती है। उसने अपना आखिरी सांस इसलिए रोक रखा था ताकि बर्निंग हेवन क्लैन का लास्ट सीक्रेट पास कर सके। फेन ज्वेचेन एक हाथ से उसकी आंखें बंद करता है और दूसरे हाथ में उस काली चाबी को टाइट पकड़ लेता है। उसकी उंगलियों के बीच से काला धुआं बाहर निकलता है और एक डिमोनिक प्रेजेंस हवा में फैल जाती है। बर्निंग हेवन क्लैन से निकलने के बाद युनचे स्नो फिनिक्स बीस्ट के साथ सीधा ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की तरफ निकल जाता है। जब युनचे ब्लू फायर सिटी से निकलकर ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की तरफ गया, तभी बर्निंग हेवन क्लैन के ऊपर आसमान में एक शैडो नजर आई। फेन ज्वेचेन पहले ही जा चुका था और बर्निंग हेवन क्लैन में मौत का सन्नाटा था। पूरी की पूरी जगह बर्बाद हो चुकी थी, हर जगह लाशें बिछी थीं। वो शैडो वाला इंसान कहता है, फ्यू, आखिर में थोड़ा लेट हो गया। उसकी नजर नीचे के डिस्ट्रॉय हो चुके बर्निंग हेवन क्लैन पर टिक गई। बहुत देर तक चुप रहा, फिर एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी सांस से एक भारी और दम घोंटने वाला ऑरा पूरी बर्निंग हेवन क्लैन पर छा गया। अचानक हवा रुक गई। जले हुए राख हवा में फ्रीज हो गए, जैसे टाइम वहीं थम गया हो। वो कहता है, ऐसी जबरदस्त स्ट्रेंथ अगर किसी सही आदमी के पास होती तो ब्लू विंड एम्पायर के लिए एक वरदान होता। लेकिन अफसोस, बर्निंग हेवन क्लैन के पूरे खत्म होने से यह साबित हो गया है कि वो ब्लू विंड एम्पायर के लिए खतरा है, और मैं खामोश कभी नहीं बैठूंगा। वो अपनी नजर नॉर्दर्न डायरेक्शन की तरफ करता है, पीछे वापस मुड़ता नहीं, सीधे आसमान में उड़ता है और एक पल में हजारों किलोमीटर दूर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। शॉसेक्ट में भी खबर आ जाती है कि पूरा बर्निंग हेवन क्लैन खत्म हो गया।
जिसकी वजह से शाओ जुएतियन का बदन कांप गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि युन छे ऐसा करेगा। शाओ जुएतियन सोचता है, यह सब शाओ क्वांगयुन की अपनी चालबाजी थी। अगर ग्रैंड सेक्ट मास्टर थोड़ा उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो शांति संभव थी, लेकिन ग्रैंड सेक्ट मास्टर ने अपने गिरेमान और सेक्ट की शान के लिए युनचे के खिलाफ लड़ाई चुनी। इसके बाद अब समझौता का रास्ता बंद हो गया है। एक बुजुर्ग आदमी पूछता है, सेक्ट मास्टर अब क्या करें? हमारी शॉ सेक्ट कभी किसी से डरी नहीं, लेकिन युनचे को कम नहीं आंकना चाहिए। वो बर्निंग हेवन क्लैन को कुछ दिन में खत्म कर गया, इसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ। शाओ जुएतियन कहता है, बस अब इस बात को खींचना बेकार है। अगर युनचे सिर्फ स्ट्रेंथ वाला होता तो हम उससे मौत तक लड़ लेते, लेकिन उसके तरीके वो बहुत ही खौफनाक और लिमिट से ज्यादा एक्सट्रीम हैं। सिर्फ 2 रिश्तेदारों को किडनैप करने पर उसने पूरे बर्निंग हेवन क्लैन खत्म कर दी। स्ट्रेंथ में शाओ सेक्ट और बर्निंग हेवन क्लैन में ज्यादा फर्क नहीं, और मेरे सेकंड अंकल भी युनचे के हाथ से मर चुके हैं। अगर उसने बर्निंग हेवन क्लैन मिटाया है तो हमारी शॉ सेक्ट को भी खत्म करने की क्षमता रखता है। हमारी सेक्ट को बर्निंग हेवन क्लैन की तरह तबाह नहीं होने देना है। अगर युनचे आता है, उससे किसी भी हालत में लड़ना नहीं है। अगर शांति हो सकती है तो इज्जत खोकर भी शांति को चुनना होगा, लेकिन अगर आखिर में लड़ना ही पड़ा तो सारे हेवन डेसिमेटिंग बॉम्ब्स ले आओ, फिर हम साथ मरेंगे पर अपनी सेक्ट को बर्बाद होते हुए नहीं देखेंगे। शाओबोइन बोलता है, सेक्ट मास्टर इतना ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं। युनचे की स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन ब्लू विंड एम्पायर में एक ऐसा भी है जो इसे मार सकता है। और कल रात हमें खबर मिली है कि वो इंसान हेवनली सोर्ड विला से निकल गया है। शाओ जुएतियन का दिल हिलता है। वो बोलता है, तुम सोर्ड सेंट लिंग तियानी की बात कर रहे हो? शाओबोइन कहता है, हाँ, लिंग तियानी पूरी जिंदगी राइचियस रहा है और बुराई से नफरत करता है, और वो फैन यीजुए का दोस्त भी था। वो 10 साल से क्लॉज डोर कल्टीवेशन में था, लेकिन कल रात हंसते हंसते निकल गया है, शायद बर्निंग हेवन क्लैन को बचाने। अब जब उसने बर्निंग हेवन क्लैन की तबाही देखी होगी तो एक तरफ गिल्ट होगा और दूसरी तरफ युनचे के खौफनाक तरीकों पर गुस्सा। दोनों ही रीजंस उसे युनचे के शिकार में ला सकते हैं। शायद इस वक्त लिंग तियानी युनचे का पीछा कर रहा है। इसे सुनकर शाओ जुएतियन को थोड़ा सुकून मिला। वो धीरे से बोलता है, अगर ऐसा है तो युनचे जिंदा बच नहीं पाएगा। उसने फैन यीजुए से लड़ाई में गंभीर चोट खाई थी। इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ फैन यीजुए से ज्यादा नहीं, लेकिन 10 फैन यीजुए भी सोर्ड सेंट के सामने कुछ नहीं। अगर सोर्ड सेंट बर्निंग हेवन क्लैन के लिए आया है तो जरूर युनचे को खुद अपने हाथों से सजा देगा। बर्निंग हेवन क्लैन के डिस्ट्रॉय होने की खबर तूफान की तरह पूरे ब्लू विंड एम्पायर में फैल गई थी, और यह भी पता चल जाता है कि युनचे ने यह सब किया है। युनचे अपने स्नो फिनिक्स बीस्ट पर आता है और ब्लू विंड इंपीरियल सिटी के आसमान से गुजरता है। लोग उसे देखकर हिल जाते हैं। वो सीधा ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस की तरफ उड़ता है। मून एम्ब्रेसिंग पैलेस में लैंड करता है। शॉलिंगसी मून एम्ब्रेसिंग पैलेस के अंदर से तेजी से भाग कर आई। उसने युनचे को देखा और बहुत खुशी के साथ चीख कर बोली, लिटिल छे। शाओलिंगसी उसके बाहों में गिर गई और जोर से चिपक गई। बोलती है, तुम वापस आ गए? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहीं तुम्हें दर्द तो नहीं? युनचे हंसता है और कहता है, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर शक है तो मैं कपड़े उतार कर दिखाता हूं। शाओलिंगसी उसे गुस्से में पिंच करके बोलती है, तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते हो। लेकिन उसका गुस्सा तुरंत खुशी में बदलता है। वो आगे कहती हैं, मुझे पता था तुम वापस आओगे। कांग युए भी रॉयल ड्रेस में आती है, मुस्कुराती है और बोलती है, जूनियर ब्रदर युन, तुम आखिर आ गए। युनचे कहता है, सीनियर सिस्टर माफ करना, मैंने आपको परेशान किया और मेरे ग्रैंडफादर और लिटिल आंटी की देखभाल के लिए शुक्रिया। इसी तरह इनके बीच कुछ देर तक बातचीत होती है। तभी दूर आसमान से एक कोल्ड आवाज आई, युनचे, अपनी पर्सनल लफड़े के लिए तुमने बर्निंग हेवन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तुम्हारे मेथड्स जालिम हैं। आज मैं तुम्हें खुद हेवंस के बेहॉफ में मारूंगा, तुम्हारी जान ले लूंगा और तुम्हें नरक भेज दूंगा। सामने आओ। यह आवाज जैसे आसमान से धमाकेदार गूंजी। पूरे इंपीरियल सिटी की गलियों कोने कोने में गूंज गई। हर जगह लोग रुक गए, डर के साथ ऊपर देखने लगे। शाओलिंगसी घबराकर बोलती है, वो किसकी आवाज थी? उसने लिटिल चे का नाम लिया। कांग युए भी युनचे का हाथ पकड़कर बोलती है, वो आदमी कौन हो सकता है? अगर वो इतना खुलेआम तुमसे टक्कर लेने आया है तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही खौफनाक होगी। युनचे कहता है, भैंफ, लगता है एक छोटी सी परेशानी आ गई। तुम दोनों यही रुको, मैं इसे अभी निपटा देता हूं। लेकिन तभी जैस्मिन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, वहां मत जाओ, अगर गए तो तुम्हारी मौत तय है। युनचे तुरंत रुक गया, भौंचक्का रह गया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जैस्मिन आगे बोलती है, वो बंदा
एम्परर प्रोफाउंड रेल्म के छठे लेवल पर है और काफी टाइम से स्टेज पर है। उसकी ऑरा बहुत ही शार्प है। तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम उसके सामने ओपोनेंट के लायक भी नहीं हो। जैस्मिन की बात सुनते ही युनचे को तुरंत एक आदमी याद आता है। साथ ही उसे लिंग जे की वार्निंग भी याद आती है, ब्लू विंड एम्पायर का टॉप प्रोफाउंड प्रैक्टिशनर। लिंग त्यानी, लिंग जे की पहली वार्निंग सच हो गई, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक। सिर्फ इतना नहीं कि लिंग त्यानी ने इंटरफियर किया, बल्कि वो खुद इंपीरियल सिटी आया और सबको बोल दिया कि वो यूनचे की जान लेने आया है। जब लिंग त्यानी ने अपनी आवाज ट्रांसमिट की तब वो और यूनचे काफी करीब थे। यूनचे को महसूस हुआ कि वो पैलेस के सामने से लगभग 2 किलोमीटर दूर किसी जगह पर है। उसे शक हुआ कि लिंग त्यानी को शायद उसकी लोकेशन पता थी, पर वो पैलेस के अंदर अटैक नहीं करना चाहता था। यूनचे कहता है, बर्निंग हेवन क्लैन को एलिमिनेट होने तक वो नहीं आया। मुझे लगा मेरी चिंता बेकार थी, पर अब आखिर वो आ ही गया। जैस्मिन डिस्डेन से बोलती है, मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे। अगर भागना नहीं है तो सीधा जाकर लड़ लो। जीतना नामुमकिन है, पर ड्रैगन गॉड्स ब्लड लाइन की प्रोटेक्शन के साथ उसे तुम्हें मारना इतना आसान भी नहीं होगा। लेकिन अगर समय पर पीछे नहीं हटे तो मौत पक्की है। यूनचे कहता है, समझ गया मैं। मेरी जिंदगी सोना चांदी से भी ज्यादा कीमती है। मैं खमोखा यहां मरने नहीं वाला। जब वो आ ही गया तो चलो ब्लू विंड एम्पायर के नंबर 1 एक्सपर्ट से मिलते हैं। ऐसा कहते हुए यूनचे स्नो फिनिक्स पर बैठ जाता है। स्नो फिनिक्स लंबी चीख निकालता है और सीधा लिंग त्यानी की तरफ उड़ता है। जैसे ही स्नो फिनिक्स जमीन से उठा, एक बहुत पावरफुल ऑरा ने यूनचे पर फोकस कर लिया। जब लिंग त्यानी इंपीरियल सिटी के बीच में नजर आया, भीड़ में लोग हैरान होकर चिल्लाते हैं, क्या वो आदमी लिंग त्यानी, वो लेजेंडरी सोर्ड सेंट है। इंपीरियल पैलेस से 2 किलोमीटर आगे हवा में लिंग त्यानी फ्लोट कर रहा था। उसके काले कपड़े तेज हवा में सरसरा रहे थे। नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो रहे थे और हर तरफ बातें ही बातें। कई लोग सिर्फ इस लेजेंडरी सोर्ड सेंट की झलक पाने को तेज रफ्तार से यहां दौड़ पड़े। अचानक पैलेस की तरफ से लंबी चीख सुनाई देती है और स्नो फिनिक्स तेज रफ्तार से आगे बढ़कर लिंग त्यानी के सामने रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को ताकते रहते हैं। भीड़ में लोग चिल्लाते हैं, अरे ये तो यूनचे है। लगभग 40 साल का लगता है। हालांकि वो हेवनली सोर्ड विला मास्टर लिंग यूएफेंग का बाप है, फिर भी देखने में थोड़ा लिंग यूएफेंग से छोटा लगता है। लिंग त्यानी अपनी नजर यूनचे पर डालता है और उस पल, सिर्फ उसकी नजर से ही यूनचे को ऐसा लगा जैसे उसे कई बार छुरी चुभ गई हो। लिंग त्यानी पूछता है, तुम यूनचे हो? यूनचे कहता है, जूनियर यूनचे। सीनियर लिंग को प्रणाम करता है। लेजेंडरी सोर्ड सेंट से मिलना मेरे लिए खुद को खुशकिस्मत समझता हूं। लिंग त्यानी ठंडे लहजे में कहता है, तुम इतने जवान हो और तुम्हारी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन सिर्फ अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के 7वें लेवल पर है, फिर भी तुमने पूरे बर्निंग हेवन क्लैन को मिटा दिया। इतनी छोटी उम्र में ऐसी उपलब्धि, तुम मुझसे बहुत आगे हो। पर तारीफ के तुरंत बाद उसके लफ्जों में ठंडी किलिंग इंटेंट थी। तुम्हारी टैलेंट के साथ तुम असल में ब्लू विंड एम्पायर के एक कमाल के जीनियस बन सकते थे। तुम ऐसी चीजें कर सकते थे जो मेरी हेवनली सोर्ड विला सोच भी न सके। अगर तुम प्रोफाउंड स्काई 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट में ब्लू विंड एम्पायर को रिप्रेजेंट करते तो शायद तुम देश की 1000 साल पुरानी शर्म मिटाकर इज्जत दिलाते। लेकिन तुम बहुत ज्यादा क्रूल और रूथलेस हो। अपनी पर्सनल दुश्मनी के चक्कर में तुमने बर्निंग हेवन क्लैन के पूरे 73,600 लोगों को मार डाला। यूनचे हल्का मुस्कुराकर कहता है, सीनियर कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। मैं कोई महान इंसान नहीं, पर जितने भी लोगों को मैंने मारा, एक भी बिना वजह नहीं था। मैंने बर्निंग हेवन क्लैन को इसलिए खत्म किया क्योंकि उन्होंने हद पार कर दी। वो डिजर्व करते थे। और हां, ये एक वार्निंग भी थी उन सबके लिए जो मेरी फैमिली को छूने की कोशिश करेंगे। पर यह सब मेरे और बर्निंग हेवन क्लैन के बीच का मामला है। तुम्हें इससे क्या लेना देना? लिंग त्यानी कहता है, मां, बर्निंग हेवन क्लैन में जो हुआ वो डीईटीज को भी गुस्सा दिलाने लायक है। तुम एक गंदी और शैतानी फितरत वाले इंसान हो जो डिवाइन रेट्रीब्यूशन के लायक है। तुम्हें हर कोई मार सकता है। मैं तुम्हें मारूंगा हेवंस के नाम पर। यूनचे ठंडी हंसी के साथ कहता है, हेवंस के नाम पर? हा 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 हा। चाहे मेरा बर्निंग हेवन क्लैन से पंगा लंबा नहीं था, पर मैं उनके डिसाइपल्स की घटिया हरकतों को अच्छे से महसूस कर चुका हूं। ऐसा क्लैन हजारों साल से कितनी ही गंदी हरकतें करता आया है। 73,600 से कहीं ज्यादा लोग उनकी पावर का गलत फायदा उठाकर दबाए गए। कई तो सीधा या गैर सीधा मर भी गए। तब तुम कहां थे? तब तुमने उन्हें हेवंस के नाम पर क्यों नहीं सजा दी? लिंग त्यानी पल भर को सन्ना जाता है। यूनचे आगे कहता है, सुना है हेवनली सोर्ड विला और ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस,
अपनी ओरिजिन्स के टाइम बहुत करीब थे। तुम्हारे पहले विला मास्टर और ब्लू विंड इंपीरियल पैलेस के पहले एम्परर ने कसम खाई थी कि हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। पर आगे चलकर हेवनली सोर्ड विला रोज बढ़ता गया और माइटी हेवनली सोर्ड रीजन का बैकिंग ले लिया। दूसरी तरफ ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली मुश्किलों में डूबी रही, आज तक भी खतरों से घिरी हुई है। इतना तक कि शॉसेक्ट और बर्निंग हेवन क्लैन ने भी पावर स्ट्रगल में घुसकर फायदा उठाया। ब्लू विंड एम्पायर का करंट एम्परर तक लगभग असैसिनेट हो गया। हेवनली सोर्ड विला के इतने इन्फ्लुएंस के बावजूद तुम्हें ब्लू विंड इंपीरियल फैमिली की परेशानी का पता ना हो, यह हो ही नहीं सकता। फिर तुम्हारी हेवनली सोर्ड विला ने तब क्यों मदद नहीं की? तुम बोलते हो हेवंस के नाम पर लोगों को सजा दोगे, पर तुम्हारे अंदर बेसिक मॉरल और इंसाफ ही नहीं। उस वक्त तो मुझे आना पड़ा और एम्परर की जान बचानी पड़ी। अगर मैं नहीं आता तो एम्परर शायद अब तक दम तोड़ चुका होता। अगर ऐसा होता तो तुम अपने एंसेस्टर्स का सामना कैसे करते? युनचे उंगली दिखाते हुए कहता है, हेवंस के नाम पर वाली तुम्हारी बात मुझे मजाक लगती है। तुम्हें मुझे डांटने का कोई हक नहीं। अगर तुम्हारे पास सोर्ड सेंट का टाइटल न होता तो मैं तुम पर नजर डालना भी पसंद न करता। और मैंने बर्निंग हेवन क्लैन को डिस्ट्रॉय किया, वो सिर्फ मेरी नफरत को ठंडा करने के लिए नहीं था, बल्कि सच में हेवंस के नाम पर था। यानी गहरी सांस लेकर कहता है, सिर्फ तुम्हारी टैलेंट जबरदस्त नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी हिला देने वाली है और जुबान भी काफी तेज है। पर चाहे तुम कितने ही अच्छे शब्द बोल लो, तुम अपना खून का कर्ज छुपा नहीं सकते। जिन 73,000 रूहों के खून तुम्हारे हाथों से बहा, उनके लिए मैं अपनी तलवार से फैसला सुनाऊंगा। कोई भी वजह हो, तुम मौत से नहीं बच सकते। युनचे ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे माफी की भीख मांगने के लिए इतनी बकबक कर रहा था? खुद को ज्यादा मत समझो। सिर्फ तुम अकेले मुझे डरा नहीं सकते। मुझे मारने की भी तुम्हारी औकात नहीं। वो अपना हाथ हिलाता है और 3 मीटर लंबा ड्रैगन फोल्ट उसके हाथ में चमक के साथ आ जाता है और भीड़ में हलचल मच जाती है। युनचे स्नो फिनिक्स से उतरता है और बर्निंग हार्ट खोल देता है। उसकी अंदर की ऑरा तुरंत फूट पड़ती है। वो हवा से ही ड्रैगन फोल्ट को जोर से नीचे लाता है, लिंग त्यानी पर ऐसी पावर के साथ जो आसमान को हिला दे। लिंग त्यानी आहिस्ता से ऊपर देखता है और उसके हाथ में एक हरा लॉन्ग सोर्ड अपीयर होता है। तलवार में कोई खास चमक नहीं, उसकी शार्पनेस देखकर अंदाजा नहीं होता, पर सोर्ड सेंट के हाथ में आते ही वो बेहद भारी प्रेशर छोड़ देती है। युनचे के एक्सप्लोसिव ब्लो को रिसीव करते हुए लिंग त्यानी के पास हटकर बचने का कोई इरादा नहीं। वो सिर के धीरे से एक छेड़ने जैसा स्टैप करता है। अचानक एक बहुत तेज खतरा युनचे को महसूस होता है। बिना वार्निंग के एक धरती हिला देने वाला प्रेशर उसके सामने आ खड़ा होता है। तुरंत ही उसके सीने में तेज दर्द फैल जाता है। युनचे एक पल को सन्ना जाता है। बिना सोचे वो स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक इस्तेमाल कर बचता है और जमीन पर रोल करता हुआ गिरता है। जमीन पर गिरते ही उसका सीना खून से भर चुका होता है। 2 लंबी तलवार के निशान आधा फुट लंबे गहरे तरीके से चिपके हुए थे। युनचे को समझ ही नहीं आया कि तलवार ने उसे कैसे काट दिया। जैस्मिन ठंडे लहजे में बोलती है, अभी जो हुआ वो डिमेंशनल इंटरफियरेंस था। उसका सोर्ड इंटेंट इतना स्ट्रांग हो चुका है कि स्पेस को भी छेद सकता है, चाहे ये सबसे लो ग्रेड हो और बस एंट्री लेवल स्पेस इंटरफियरेंस माना जाए, फिर भी तुम्हारे खिलाफ ये काफी है। उसके सामने तुम्हारी जीत की कोई चांस नहीं। युनचे सोचता है, स्पेस इंटरवेंशन, इंटरेस्टिंग। वो अपनी उंगली से सीने को हल्का सा छूता है और चोट से बह रहा खून तुरंत रोक देता है। युनचे कहता है, जितना बड़ा स्टेपिंग स्टोन उतना बड़ा वर्ल्ड देखने को मिलता है। इस दुनिया में सोर्ड इंटेंट से स्पेस को भी स्टैप किया जा सकता है। तभी तो उसे ब्लू विंड एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट सोर्ड सेंट कहते हैं। युनचे कहता है, पर तुम्हारी 2 स्लैशेस ने मुझे बस 2 जख्म दिए जो न दर्द करते हैं न खुजली। ये कुछ ज्यादा नहीं था। चाहे युनचे ज्यादा जोर से नहीं बोला, लिंग त्यानी ने सब कुछ साफ साफ सुन लिया। वो कुछ नहीं बोलता और हवा में एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी ग्रीन लॉन्ग सोर्ड धीरे से आगे पॉइंट करती है। तुरंत ही तलवार की नोक से 2 मीटर लंबी सोर्ड बीम निकलती है। फिर वो तुरंत 2, 5, 10 अनेक सोर्ड बीम्स में बदल हो जाती है। जब तक वो बीम्स युनचे के पास पहुंचती हैं, तब तक उन्होंने आसमान को पूरी तरह भर दिया होता है, उसे पूरी तरह सील कर दिया था। युनचे अपना चेहरा ऊपर उठाता है, नीचे देखता है और गुस्से से ड्रैगन फॉल्ट नीचे की तरफ ओवरलॉर्ड्स फ्यूरी स्लैश करता है। अचानक एक गुस्से भरे ड्रैगन की दहाड़ उस फॉर्मेशन के अंदर से निकलती है, जो सोर्ड बीम्स के बीच में 3 मीटर का होल बना देती है। स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो मूवमेंट टेक्निक यूज करके युनचे उस होल से बाहर निकलता है और सीधा लिंग त्यानी की तरफ अटैक करता है।
लिंग त्यानी अपनी सोर्ड सामने पॉइंट करता है की आवाज के साथ ग्रीन सोर्ड का टिप और ड्रैगन फोल्ट का मोटा एज टकरा जाता है। ड्रैगन फोल्ट के प्रेशर से ग्रीन सोर्ड एकदम से क्रेसेंट शेप में बेंड हो जाता है। युनचे अपनी भौहें सिकोड़ता है और ज्यादा फोर्स लगाता है, लेकिन अचानक से एक डरावनी फोर्स उसके सामने से आती है। बेंड सोर्ड एकदम से सीधा हो जाता है और ड्रैगन फोल्ट को फोर्सफुली पीछे धकेलता है। युनचे के हाथ ऐसे फील करते हैं जैसे कोई हैवी हैमर से मारा गया हो। तुरंत ही उनमें सुन्नपन आ जाता है। ड्रैगन फोल्ट लगभग उसके हाथ से छूट जाता है और पूरा शरीर पीछे गिरता है एक भयावह टकराव की आवाज के साथ। बैंग! युनचे जमीन पर जोरदार गिरता है। नीचे की मिट्टी और पत्थर फटकर बड़ी दरारें बन जाती हैं। उसके हाथ से ड्रैगन फोल्ट उड़कर दूर गिर जाता है। उसके दाएं हाथ पर गहरी चोटें हैं, खून बह रहा है। उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं, जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया हो। युनचे जमीन से उठता है, अपना खून से भरा दायां हाथ स्ट्रेच करता है। ड्रैगन फोल्ट खुद से उड़कर उसके हाथ में वापस आता है। युनचे ठंडी नजर से सोर्ड सेंट को देखता है। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि उसकी बैटल इंटेंट और गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था। लिंग त्यानी धीरे से बोलता है, बुरा नहीं, तुमने मुझे अपनी 70% पावर यूज करने पर मजबूर कर दिया। अब समझ आया कि तुम बर्निंग हेवन क्लैन को कैसे डिस्ट्रॉय कर पाए। तुम्हारा टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी सोल ईविल है। अफसोस है कि मुझे तुम्हें आज मारना पड़ेगा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसका सोर्ड इंटेंट बढ़ना चालू करता है। ग्रीन सोर्ड अचानक से 7 कलर्स में चमक उठता है और एक बेहद फ्राइटनिंग सोर्ड फोर्स युनचे को कवर कर लेता है। तभी इंपीरियल पैलेस से एक ग्रीन फिगर बाहर आता है। वो एक फियर्स ज़ेफिर बर्ड था जो हवा में उड़ रहा था। उसके ऊपर एक लिंग जी था जिसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो दूर से चिल्लाता है, ग्रैंडपा, रुक जाइए। लिंग त्यानी का सोर्ड हवा में ही रुक जाता है। उसकी नजर हिलती है और वो उस यूथ को देखता है जो अचानक आया था। वो बोलता है, जे सर, तुम यहां क्या कर रहे हो? फियर्स ज़ेफिर बर्ड तेजी से आगे बढ़ता है और लिंग जी को लिंग त्यानी और युनचे के बीच में ला देता है। लिंग जी अपने माथे का पसीना पोंछता है और हाथ जोड़कर घबराहट में बोलता है, ग्रैंडपा, आप इसे मार नहीं सकते। मैं इसे बहुत पहले से जानता हूं। ये वैसे ईविल पर्सन नहीं है जैसा आप सोचते हो। लिंग त्यानी ने अभी भी अपनी सोर्ड वापस नहीं की। उसकी सोर्ड पर 7 कलर्स और भी ज्यादा चमक रहे थे। वो ठंडी आवाज में बोलता है, विला में रहने की बजाय तुम यहां आए हो इस ईविल लड़के को बचाने के लिए। उसने 70,000 से ज्यादा लोगों का कत्ल किया। लिंग जी बोलता है, आप गलत हो ग्रैंडपा। हां, बर्निंग हेवन क्लैन को पूरा का पूरा खत्म कर देना थोड़ा ज्यादा था, लेकिन मैं पूरी सिचुएशन आपसे ज्यादा जानता हूं ग्रैंडपा। बर्निंग हेवन क्लैन ही हमेशा उसे परेशान करते रहे और कुछ दिन पहले तो उन्होंने उसे मौत के मुंह में पहुंचने जैसी सिचुएशन तक पहुंचा दिया था। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बर्दाश्त के बाहर हो गया और गुस्से में उसने बर्निंग हेवन क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। लिंग त्यानी ठंडी आवाज में बोलता है, सिर्फ एक पर्सनल दुश्मनी के लिए पूरा क्लैन डिस्ट्रॉय कर दिया। चाहे आधे बर्निंग हेवन क्लैन वाले लोग ईविल थे, लेकिन आधे तो इनोसेंट थे जो बेकार में मर गए। तुम ऐसे ईविल इंसान को प्रोटेक्ट कर रहे हो? मुझे तुमसे सच में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। जल्दी हट जाओ। लिंग जी दांतों को भींचकर जिद्दी अंदाज में कहता है, ग्रैंडपा, वो मेरा बॉस है जिसको मैं अच्छे से जानता हूं, और इस दुनिया में वही एक इंसान है जिसको मैं सच में एडमायर करता हूं। अगर वो वैसे ही होते जैसे आप सोचते हो तो मैं कभी उसे अपना बॉस नहीं मानता। ग्रैंडपा, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, प्लीज रुक जाइए। उसे मत मारो। अगर आपने उसे मारना ही है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। लिंग त्यानी गुस्से से चिल्लाता है, तुम। वो अपनी सोर्ड को जोर से घुमाता है और युनचे के एक्सप्रेशन एकदम स्टिफ हो जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिंग जे उसके लिए लिंग त्यानी के सामने ऐसा बोले। युनचे कुछ कदम आगे बढ़ता है, लिंग जे के कंधे पर हाथ रखता है और मुस्कान के साथ कहता है, मैं हमेशा याद रखूंगा तुम्हारा मेरे लिए खड़े रहना, लेकिन अब यह काफी है। यह मेरी लड़ाई है और मैं इसे खुद सेटल करूंगा। लिंग जे घबराहट से बोलता है, लेकिन युनचे कहता है, टेंशन मत लो। तुम्हारे ग्रैंडफादर चाहे कितने भी फ्राइटनिंगली स्ट्रांग हो, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तुम साइड हो जाओ, सब ठीक रहेगा। तुम्हारा यहां रहना चीजों को और मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड बना देगा मेरे लिए, और तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए भी। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद लिंग जे धीरे से सिर हाँ में हिलाता है और पीछे हट जाता है। इसी वक्त लिंग त्यानी की स्वॉर्ड पर जो 7 कलर्ड लाइट थी वो फाइनली बर्स्ट हो जाती है। आसमान में एक ब्राइट और खूबसूरत फैंटम अपीयर होता है, सीधा युनचे की तरफ शाइन करता हुआ।
युनचे ऊपर देखता है और उसकी आंखों में एक सैवेज मैडनेस चमक उठती है। वो इविल गॉड के थर्ड गेट परगेटरी को एक्टिवेट करता है। युनचे की आंखें तुरंत स्कारलेट रेड हो जाती हैं और उसके अंदर का फीनिक्स फ्लेम पूरी तरह से इग्नाइट हो जाता है। बूम की आवाज के साथ युनचे के आसपास एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है। उसकी पावर तेजी से बढ़ना शुरू करता है और दोनों हाथों में गैदर हो जाता है, जिससे उनका साइज 3 गुना हो जाता है। इस सडन चेंज ने आसपास की हवा को भी बजर्कली फ्लो करने पर मजबूर कर दिया और स्पेस भी हिलने लगा। युनचे चिल्लाता है, डिस्ट्रॉइंग स्काई, डेसिमेटिंग अर्थ। जैसे ही ड्रैगन फॉल्ट स्लैश हुआ, आसपास का स्पेस डिस्टॉर्ट हो गया। दूर तक किलोमीटरों की डिस्टेंस पर खड़े लोगों ने भी अपनी सांस रोक ली। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की हवा उस पल डिस्टॉर्ट हो गई हो। युनचे ने फिर से अपना सबसे फ्राइटनिंग मूव एग्जीक्यूट किया। सोर्ड सेंट की स्ट्रेंथ उसके एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थी और जीतने का इकलौता चांस इसी अटैक में था जिसमें उसने अपना सब कुछ डाल दिया था। लिंग त्यानी का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। ब्लू विंड एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट होने के नाते लिंग त्यानी की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन एम्पायर में किसी से कम नहीं थी, लेकिन युनचे की सोर्ड से निकलने वाली स्ट्रेंथ उसके खुद के लिमिट से भी ज्यादा थी। वो एक ऐसी स्ट्रेंथ थी जो लिंग त्यानी अपनी पूरी ताकत से भी नहीं ला सकता था। लिंग त्यानी शॉक में अपने मसल स्वेल कर देता है। उसने अपनी 100% स्ट्रेंथ बिना बचाए रिलीज कर दी। उसका पूरा शरीर एक मिल्की व्हाइट ग्लो से कवर हो जाता है। बैंग! एक ईयर पियर्सिंग आवाज होती है और 7 कलर्ड रेनबो सोर्ड बीम का सोर्ड इंटेंट ड्रैगन फॉल्ट की बजर्क पावर के सामने तुरंत शैटर हो जाता है। इविल गॉड की स्ट्रेंथ और हेवी सोर्ड की ताकत एक रोरिंग ड्रैगन की तरह पूरे आसमान में फैल जाती है और लिंग त्यानी को कंप्लीटली स्वॉलो कर लेती है। जैसे ही वो मिल्की ग्लो से टकराती है, एक ईरी रोर पूरे सिटी में गूंज जाता है जो लोगों की चीखों को दबा देता है। लिंग त्यानी भी इस फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ के सामने अपना पूरा स्ट्रेंथ यूज करने को मजबूर हो जाता है, लेकिन डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ अटैक का स्ट्रेंथ ट्रू गॉड्स लॉ के अंदर सप्रेस हो जाता है। डबल सप्रेशन के अंदर उसका प्रोटेक्टिव ग्लो तुरंत कमजोर पड़ने लगता है। सिर्फ 3 सांसों में उसका ग्लो आधा खत्म हो जाता है और कोलैप्स के करीब पहुंच जाता है। तभी लिंग त्यानी की आंखों के सामने 2 ऑ इंस्पायरिंग सोर्ड बीम्स फ्लैश करते हैं। लिंग त्यानी चिल्लाता है, हेवनली सोर्ड डोमेन। लिंग त्यानी अपने दोनों हाथ खोलता है और आसमान में हजारों सोर्ड्स अपीयर हो जाती हैं, जो एक मैसिव सोर्ड टाइफून बनाती हैं। ये टाइफून डिस्ट्रॉइंग स्काई डेसिमेटिंग अर्थ के स्ट्रेंथ को वाइल्ड तरीके से कट करना शुरू कर देता है। यह था लिंग त्यानी का डोमेन। अरे रुको, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोबेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए। Thank you.